हेलो गाइस, दिस इज मंजू कुमारी एंड वेलकम टू बिगिनिंग फॉर लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है न्यू इम्पेरियलिज्म यानी नव साम्राज्यवाद। आज हम लोग बात करेंगे कि न्यू इम्पेरियलिज्म क्या है और इस इम्पेरियलिज्म ने जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या भूमिका निभाई, वो सब हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इम्पेरियलिज्म। जैसे कि मैंने लिखा है न्यू इम्पेरियलिज्म, तो पहले हम लोग समझेंगे कि साम्राज्यवाद यानी इम्पेरियलिज्म है क्या। उसके बाद हम समझेंगे इसको न्यू क्यों कहा गया है। भाई इसका मतलब है कि कोई पहले भी होगा, कोई पुराना भी होगा, तभी तो इसे नया कहा गया है। तो सबसे पहले अगर हम साम्राज्यवाद की बात करते हैं तो साम्राज्यवाद का मीनिंग समझते हैं, फिर किन देशों के बीच में साम्राज्यवाद की नीति थी वो भी हम बात करेंगे। साम्राज्यवाद का मतलब होता है यानी इम्पेरियलिज्म का मतलब होता है कि जब एक शक्तिशाली देश किसी कमजोर या अविकसित देश पर अपना नियंत्रण कर लेता है। ठीक है, एक शक्तिशाली देश जो है वो एक कमजोर देश पर, ठीक है, मतलब इसमें ये होता है साम्राज्यवाद में कि जब एक शक्तिशाली देश जो आर्थिक राजनीतिक हर तरह से मजबूत है, शक्तिशाली है, वो जब किसी कमजोर या हम अविकसित देश कह सकते हैं उस पर अपना कब्जा कर लेता है और कब्जा करने के बाद मतलब वो उसका शोषण कर सकता है उसको, मतलब एक प्रकार से, क्योंकि जब उस पर पूरा नियंत्रण ही कर लिया, देश पे कब्जा ही कर लिया, तो वो जैसे मर्जी जो है वो शोषण करे। ठीक है, तो शोषण करना, वहां के जितने भी जो संसाधन है, जो धन है, हर एक चीज जो है वो उस पर अपना नियंत्रण जमा लेता है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है भारत। आपको पता है कि इंग्लैंड ने भारत पर जब कब्जा किया था तो ये इम्पेरियलिज्म की ही एक बात में जो है वो शामिल हो जाता है। वैसे ही इंग्लैंड ने अमेरिका को भी अपना उपनिवेश बनाया था। उपनिवेश और इम्पेरियलिज्म वाली चीज जो है वो एक दूसरे से मिलती जुलती है, मतलब उसी का एक हिस्सा है ये। तो इम्पेरियलिज्म का मतलब ये हुआ कि जब एक शक्तिशाली देश एक कमजोर देश पर अपना नियंत्रण कर लेता है, फिर वहां के जितने भी जो उसके संसाधन है, चाहे फिर वो प्राकृतिक संसाधन है, पैसा है, धन है, इवन वहां का जो प्रशासन है, उस सबको अपने कंट्रोल में ले लेता है, उस पर अपना पूरा हक जमा लेता है और वहां के लोगों का आराम से शोषण करना शुरू कर देता है। क्योंकि जब नियंत्रण ही कर लिया तो जैसे मर्जी करे, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति को साम्राज्यवाद कहा जाता है। जैसे कि इसका एग्जांपल जो है, जब इंग्लैंड ने भारत के साथ में किया तो हम भारतीय बहुत अच्छे से जानते हैं, वही इंग्लैंड ने अमेरिका के साथ में भी किया था। और अमेरिका के उसमें हम इस अमेरिकन क्रांति में अच्छे से पढ़ेंगे। तो उसके बाद अमेरिकन क्रांति भी हुई। ठीक है, 1776 से 1783 तक अमेरिकन क्रांति कर दी है इस इम्पेरियलिज्म को खत्म करने के लिए, एक प्रकार से अपनी स्वतंत्रता के लिए। तो ये हमने जस्ट एक मीनिंग समझाया अभी। जैसे अगर हम इसको साधारण सी भाषा में समझे, जब एक शक्तिशाली व्यक्ति एक कमजोर व्यक्ति को जो है अपने नियंत्रण में ले लेता है, तो वैसे ही एक देश जो है जो कि शक्तिशाली है वो कमजोर देश को अपने नियंत्रण में ले रहा है। ठीक है, तो ये वाली इसका हो गया मीनिंग। अब हम लोग समझेंगे, जैसे कि मैंने आपको बोला, यहाँ लिखा है न्यू इम्पेरियलिज्म, ठीक है, यानी नव साम्राज्यवाद। इसका मतलब ये है, पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये साम्राज्यवाद जो है वो किन देशों में ज्यादा था। तो ये साम्राज्यवाद की जो नीति थी वो ज्यादातर जो है यूरोपीय देशों ने अपनाई हुई थी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मुख्य रूप से अगर हम लोग बात करें, फ्रांस, स्पेन, और आपको पता है एक जो कि मुख्य जिसका नाम हम पहले से ही जानते हैं वो है इंग्लैंड, क्योंकि इसने हमारे ऊपर भी राज किया। इंग्लैंड ने जो है वो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि इंग्लैंड ज्यादा पावरफुल एक कंट्री था। अगर हम इसको वर्ल्ड मैप पे देखते हैं ना, तो इंग्लैंड जो है वो ऐसे है बीच, मतलब चारों तरफ से जो है इधर पानी से है इंग्लैंड घिरा हुआ है। इधर नीचे जाके जो है, यहाँ मैप पे देखें, इधर स्पेन पड़ता है, यहाँ फ्रांस पड़ जाता है। तो इंग्लैंड की एक ये स्थिति ज्यादा मजबूत रही कि वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था, तो उस पर आक्रमण भी दूसरे देश आसानी से नहीं कर पाते। उसके लिए मतलब आपको समुद्री सेना ज्यादा डेवलप होनी चाहिए। इंग्लैंड के पास धन भी था पहले से ही, ठीक है, और उसने फिर जो इम्पेरियलिज्म से दूसरे देशों को अपना कब्जा करके उनको अपने कंट्रोल में रख के बहुत धन कमाया हुआ था। तो इंग्लैंड के जो उपनिवेशवाद थे वो ज्यादा थे, मतलब ज्यादा देशों को उसने अपना उपनिवेश बना रखा था। तो यूरोपीय देश में स्पेशली इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, आगे जर्मनी वगैरह, इन सब ने जो है नव साम्राज्यवाद यानी कि साम्राज्यवाद की नीति को अपनाया हुआ था। ये ज्यादातर दूसरे देशों पे जो कमजोर होते थे, जैसे एशिया की कंट्रीज हो गई या फिर अफ्रीका की कंट्रीज हो गई, इन देशों में आपको पता है कि ये बहुत ही अविकसित और कमजोर कंट्रीज थी। तो इन कंट्रीज को ये जाके ज्यादा अपना
देश इन कंट्रीज में जाके बना लेते, यानी उन पे अपना कब्जा कर लेते थे। ठीक है, तो न ये साम्राज्यवाद की नीति यूरोपीय देशों ने ज्यादा अपनाई, और इन्हीं देशों की वजह से जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कारण इंपेरियलिज्म भी था, वो भी मैं आपको समझाऊंगी। पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसको न्यू क्यों कहा गया। न्यू इसलिए कहा गया है कि ये जो यूरोपीय कंट्री थी इसे इन्होंने नहीं शुरू किया, ये जो इंपेरियलिज्म या जो साम्राज्यवाद था वो यूरोपीय कंट्रीज ने तो शुरू किया ही, पर इससे पहले से ही चलता आ रहा था। इन्होंने तो इसको नया एक रूप दिया पहले से। जैसे आपने देखा कि जो राजा लोग थे पहले, चाहे हम भारत की बात कर लें, दूसरी कंट्रीज की बात कर लें, तो क्या राजा जो थे उनमें युद्ध नहीं होते थे? राजाओं में भी युद्ध होते थे। अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए, विस्तार करने के लिए सीमाओं का बहुत ज्यादा युद्ध होते थे, तो उनमें भी साम्राज्यवाद की नीति थी। जैसे अगर हम भारत में मुगलों की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो मुगलों में भी आपको पता है कि उन्होंने कितने युद्ध किए, कितने नए नए एरियाज को जो है उन्होंने अपने नियंत्रण में लिया। अगर हम लोग फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में एक फेमस था नेपोलियन ने तो साम्राज्यवाद की नीति को हद से ज्यादा अपनाया। नेपोलियन ने तो अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा यूरोप पे अपना कब्जा कर लिया था, और इसी डर से हम बाद में जो इंग्लैंड, काफी जो देश थे यूरोप के ही, इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, प्रशिया, ये जो कंट्रीज थे ये नेपोलियन के डर से ही, क्योंकि नेपोलियन जब आया तो नेपोलियन अगर हम बात करें तो इसका एक्चुअली में शासन 1799 से 1815 तक ये यूरोप में रहता, और इस शासनकाल के टाइम में ये जो नेपोलियन है ये ऑलमोस्ट यूरोप के आधे से ज्यादा हिस्से पे अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है, और बाकी जितना हिस्सा बहुत सारे एरियाज में इसके रिश्तेदार सगे संबंधी थे, तो ऑलमोस्ट ऐसा था कि यूरोप पे इसका ही नियंत्रण हो चुका था। थोड़ा बहुत यूरोप का हिस्सा बचा था, तो जब ये यूरोपियन कंट्रीज थी इनको डर होने लगा था कि ये तो पूरा यूरोप ही ले लेगा, क्योंकि इसकी साम्राज्यवाद की नीति बहुत ज्यादा ही मतलब बहुत इसके ऐसा था, सिर पे चढ़ी हुई थी वो चीज कि सारा एरिया अपने कंट्रोल में लेना है। तो इन कंट्रीज ने इसके खिलाफ जो है वो इकट्ठे होकर युद्ध किया, जो जिसको हम वाटरलू का युद्ध कहते हैं, जिसमें इसको जो है वो हरा दिया गया था 1815 में। ठीक है, 18 जून 1815 में वाटरलू के युद्ध में इन सभी ने मिलकर नेपोलियन को हराया था। उसके बाद इन्होंने यूरोप को जो है फिर से उसका नक्शा बदल दिया, और बहुत सारे हिस्से अपने अपने कंट्रोल में लेके ये लोग चले गए। तो जैसे कि मैं बात कर रही थी कि पुराना जैसे मैंने बोला कि न्यू इंपेरियलिज्म तो इंग्लैंड, मतलब कि जो यूरोपीय कंट्रीज थी उन्होंने बाद में शुरू किया, लेकिन जो पहले साम्राज्यवाद था वो पहले भी था। ठीक है, पहले भी था, जैसे कि राजा लोग अपने दूसरे देशों पे आक्रमण करते थे अपने राज्य का विस्तार करने के लिए, लेकिन नए और पुराने इंपेरियलिज्म में इतना एक फर्क था, वो ये मेन फर्क था इनके उद्देश्यों को लेकर। अब जैसे कि ये जो न्यू इंपेरियलिज्म था, जो कि मेनली यूरोपीय कंट्रीज में सबसे पहले शुरू हुआ, इनका मुख्य उद्देश्य, मतलब इनके इंपेरियलिज्म में जो पहले इंपेरियलिज्म था पुराना, उसमें इतना अंतर था कि जो न्यू इंपेरियलिज्म था, न्यू इंपेरियलिज्म का उद्देश्य था आर्थिक हित पूरे करना। ठीक है, यानी धन कमाना इनका मेन उद्देश्य था कि आर्थिक रूप से आप जितना भी एक देश से ले सकते हो, जिस देश पे आप कंट्रोल कर रहे हो उतना ज्यादा ले लो। जैसे कि जैसे फॉर एग्जांपल आर्थिक में ये जो यूरोपियन कंट्रीज थी ये आर्थिक हित के लिए दूसरे देश पे अपना कब्जा करती थी। आपने देखा होगा कभी दूसरे देश पे कब्जा करते थे, उस देश को अपने देश में नहीं मिलाते थे, और ना ही ये नहीं था कि जैसे कि राजा लोग क्या करते थे, कोई भी राजा था, उन्होंने मान लीजिए उनका ये राज्य है, उन्होंने ये वाला जो राज्य इसने भी कब्जा कर लिया, तो इस वाले जगह को भी अपने राज्य में मिला लेते थे और अपने राज्य में शामिल कर लेते थे। लेकिन न्यू इंपेरियलिज्म में उन्होंने ऐसा नहीं किया, उस पर सिर्फ दूसरे देश पर ये कब्जा करते थे, वहाँ के सारे संसाधन लूट लेते थे, बट उस देश को अपने देश में नहीं मिलाते थे। जैसे इंग्लैंड ने भारत पे कब्जा किया, पर भारत को उसने इंग्लैंड में तो कभी नहीं मिलाया ना, वो उन्होंने अपने देश को अलग रखा, यहाँ से सारा सामान लूट कर अपने देश में ले गए ताकि अपने देश का ज्यादा डेवलपमेंट कर सके, हर रूप से पावरफुल बन सके, पर मिलाते कभी नहीं थे। जिस पे कब्जा किया उसको लूट लेते थे अच्छे से। तो ये इनका था, क्योंकि इनका मेन मकसद था आर्थिक हित पूरे करना, आर्थिक रूप से ज्यादा समृद्ध होना, इसलिए इनकी नीति में, इनके इंपेरियलिज्म में थोड़ा फर्क था। पर जो पुराना इंपेरियलिज्म था उनका जो उद्देश्य होता था, उनका आर्थिक हित पूरा करना उनका उद्देश्य नहीं होता था, उनका मेन मकसद होता था राजनीतिक जो उद्देश्य थे उनको
पूरा करना। जैसे आपको पता है, जैसे ये राजा लोग होते थे, चाहे हम नेपोलियन की बात कर लें, नेपोलियन ने भी इंपेरियलिज्म को ही अपनाया, बट उसका उद्देश्य था राजनीतिक रूप से ज़्यादा पावरफुल होना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एरिया पर अपना अधिकार रखना, ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र पर अपने आप को मतलब महान राजा साबित करना। जैसे ही राजा लोग भी यही करते थे कि ज़्यादा एरिया को अपने कंट्रोल में कर लो, मतलब राजनीतिक रूप से ज़्यादा पावरफुल हो जाओ, आर्थिक हित को वो इतना ध्यान में नहीं रखते। तो ये तो था पुराने इंपेरियलिज्म में और न्यू इंपेरियलिज्म में अंतर, ठीक है। तो ये भी आपको पता चल गया, इंपेरियलिज्म का मीनिंग आपको पता चला, पुराने और नए इंपेरियलिज्म में फर्क आपको पता चला। और इंपेरियलिज्म मेनली ये जो यूरोपियन कंट्रीज थी, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इन कंट्रीज ने मेनली जो है वो शुरू किया था, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि ये इंपेरियलिज्म के कारण क्या थे, तो शुरुआत क्यों हुई, ठीक है। कॉजेज यानी कारण की हम लोग बात करेंगे। तो कॉजेज में जो पहला कारण था वो था कच्चा माल, यानी रॉ मटेरियल, कच्चा माल को लेकर। अब ये इसका एक कारण कैसा था, पहले बार मैं ये आपको समझा देती हूँ। जैसे अब हम बात करें तो इंपेरियलिज्म जो है वो 1914 तक चलता है, और जैसे कि आपको पता है 1914 से लेकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था। तो ये जो इंपेरियलिज्म था, इसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी एक कारण के रूप में अपनी भूमिका निभाई थी, ये भी इसका एक कारण था। ये इसका कारण कैसे बना, इसलिए ये इसका कारण ऐसे बना कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो यूरोपियन कंट्रीज थी, वो यूरोपियन कंट्रीज का था कि दूसरे देशों पे कब्जा करो और वहां से कच्चा माल ये सब चीजें लो। तो आपने देखा कि 18वीं शताब्दी में और 19वीं शताब्दी में बहुत मतलब औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियल एरा शुरू हो जाता है, यानी औद्योगिकरण जो है वो आ जाता है इन वाली शताब्दी में। तो औद्योगिकरण से क्या होता है, औद्योगिकरण से ये होता है कि अब जो भी कंट्रीज जैसे इंग्लैंड है, फ्रांस है, यानी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनको कच्चा माल चाहिए, कच्चा माल चाहिए। उसके लिए उनको सारे तरह का कच्चा माल उनके देश में उपलब्ध हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो वो क्या करते थे, दूसरे देशों में जाते थे, वहां पर अब नियंत्रण स्थापित कर लेते थे, और वहां से हर तरह का जो भी उनको कच्चा माल मिलता था वो बहुत ही सस्ती कीमतों पर, कभी तो ऐ नहीं क्योंकि अधिकार किया हो तो फ्री में ले आना, तो बहुत ही सस्ती कीमतों पर उनको कच्चा माल वहां से जो है वो मिल जाता था, ठीक है। और हर प्रकार का उनको कच्चा माल मिल जाता था, क्योंकि उन्होंने एक इंपेरियलिज्म तो बनाया नहीं था, बहुत सारे देशों को अपना उपनिवेश बना रखा था। तो इंडिया से मान लीजिए उनको अफीम मिल रही है, कोई मान लो उन्होंने अफ्रीका को बना रखा है, वहां से उनको तेल मिल रहा है कच्चे रूप में, तो बहुत सारे उन्होंने उपनिवेश बना रखे थे, अलग अलग से अलग अलग प्रकार का कच्चा माल प्राप्त करते थे, वो भी बहुत सस्ती कीमतों पर कच्चा माल प्राप्त करते थे। और अगला था कि जब उन्होंने कच्चा माल अपनी फैक्ट्रीज को उनको मिल गया, अब वो तैयार माल है वो सिर्फ अपने देश में ही तो ये बेचेंगे नहीं, यानी इनको मंडियों की जरूरत भी थी, ठीक है, इनको मंडियां भी चाहिए थी। तो अंग्रेजों का या फिर यूरोपीय कंट्रीज का यही था कि जिस देश को आपने उपनिवेश बनाया है, वहां से कच्चा माल सस्ती कीमतों पर ले आओ, उसके बाद माल को अपनी फैक्ट्रीज में तैयार करो, उसके बाद जो है उन्हीं देशों में जाकर उस कच्चे माल को बेचो, वो भी भारी कीमतों पर, 2-3 गुना कीमतों पर उस माल को जो है वो जाके तैयार करके बेचो। तो ये जो उपनिवेश थे इन यूरोपियन कंट्रीज के, वो तो वहां से इनको कच्चा माल भी मिलता था, दूसरा ये मंडियों के रूप में भी इनके लिए इस्तेमाल में आते थे। जैसे अभी हम भारत की बात करें, इंग्लैंड के यहाँ से कच्चा माल ले गया जाता था सस्ती कीमतों पे, फिर वही तैयार माल करके अपने भारत में बहुत महंगी कीमतों पर बेचते थे। तो वो या क्या हुआ, तो ये वाली एक प्रोसेस चल रही थी, ठीक है। तो ये उसके बाद क्या हुआ, तो इसी उद्देश्य से ये लोग क्या करते थे, यूरोपियन कंट्रीज ज्यादा से ज्यादा देशों को उपनिवेश बनाने की कोशिश करते थे। जितने ज्यादा उपनिवेश होंगे कच्चा माल उतना ज्यादा मिलेगा, मंडियां उतनी ज्यादा मिलेंगी। तो इनमें आपस में ना उपनिवेश बनाने के लिए एक प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई कि ज्यादा से ज्यादा देशों को करना है। पर 18वीं 19वीं शताब्दी से पहले क्या होता था कि इनमें आपस में प्रतिस्पर्धा थोड़ी कम थी। क्यों कम थी, क्योंकि उस टाइम तक जब ये किसी देश को उपनिवेश बनाते थे, तो मान लीजिए किसी देश को लेकर इनके बीच में झगड़ा हो गया, ठीक है, तो उस टाइम बहुत सारे देश पड़े थे, इनको उनके पास ऑप्शंस थे कि ठीक है अगर इस वाले देश को लेकर हम दोनों में झगड़ा हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए इंग्लैंड और फ्रांस है, ठीक है, इंग्लैंड और फ्रांस है, इनके बीच में मान लीजिए कि ये एक कंट्री है, इसको लेकर दोनों में झगड़ा हो रहा है, फ्रांस कह रहा है कि उसको
उसको इसको अपना उपनिवेश बनाना है, इंग्लैंड कह रहा है कि उसे एक कंट्री को अपना उपनिवेश बनाना है। तो अभी ये दोनों सोचेंगे कि क्यों झगड़ा करना, और जब हमारे पास और ऑप्शंस पड़े हैं तो झगड़ा क्यों करना, तो ये आपस में झगड़े को छोड़ते थे, कोई भी अपना आपस में समझौता करके उसको एक रख लेता था, फिर ये दूसरे इंपेरियलिज्म ढूंढने, मतलब दूसरा उपनिवेश ढूंढने चले जाते, क्योंकि ऑप्शंस ही बहुत थे। लेकिन 18वीं 19वीं शताब्दी तक जब औद्योगिकरण आया, औद्योगिकरण से क्या हुआ कि इन्होंने ये भी सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा उपनिवेश बनाए जाएं, तो ज़्यादा से ज़्यादा उपनिवेश बनाने की होड़ में सारे लग गए, और ये होगा कि अधिकांश जो जगह थी वो उपनिवेश बन चुकी थी अब। तो अब इनके बीच में अब झगड़ा होना मुनासिब था कि अब तो ऑप्शंस ही नहीं है हमारे बीच में, तो झगड़े इनमें ज़्यादा होने लगे, और इस वजह से आपस में ही यूरोपियन कंट्रीज में तनाव बढ़ने लगा, एक दूसरे के खिलाफ होने लगे। तो इस वजह से जो है जब तनाव बढ़ने लगा था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण में जो है वो इसका एक कारण बनता है, ज़्यादा तनाव यहाँ से इनमें शुरू हो गया था बढ़ना। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया। तो कॉजेज में जैसे कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया, एक तो पहला था कि रॉ मटेरियल के लिए कच्चा माल जो था ये इसका एक कारण था। ठीक है, आपको पता चल गया कच्चा माल कैसे कारण था इंपेरियलिज्म का, कि ये यूरोपियन कंट्रीज के यही आता था कि ज्यादा से ज्यादा उपनिवेश बनाए जाए, जितने ज्यादा उपनिवेश होंगे उतने ज्यादा हमें कच्चा माल मिलेगा, हमें मंडियां मिलेंगी, वहाँ हर तरह का हमें माल उपलब्ध हो जाएगा। इसलिए जब इनको ये बातें ख्याल में मतलब दिमाग में आने लगी तो उन्होंने सोचा कि इंपेरियलिज्म को बढ़ाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा देशों को अपना उपनिवेश बनाया जाए। ठीक है, तो कच्चा माल भी ये एक कारण था। उसके बाद दूसरा मैंने आपको बताया कि मंडियाँ, कि ये जो उपनिवेश थे, ठीक है, जो भी इनके देश जिन पे इन्होंने अपने कब्जा कर रखा था, ये क्या करते थे कि वहाँ अपना माल बेचते थे तैयार करके भारी कीमतों पर, और इनको जैसे भी यूरोपीय देश है, ठीक है, यूरोपीय देशों में काफी देश थे, तो ये आपस में क्यों नहीं व्यापार करते थे, ये मंडियां बाहर ही ढूंढने क्यों जाते थे, क्योंकि इन लोगों ने आपस में ही बहुत सारे व्यापार प्रतिबंध लगा रखे थे। तो इस वजह से ये एक दूसरे देश में खुलकर व्यापार नहीं कर पाते थे। जैसे मान लीजिए अगर इंग्लैंड को फ्रांस में कुछ बेचना है, तो फ्रांस ने अपने बहुत सारे व्यापार के नियम बना रखे हैं कि आपको आयात निर्यात कर देना पड़ेगा, 3 गुना देना पड़ेगा, 4 गुना देना पड़ेगा, या फिर कई कंट्रीज ने ऐसे नियम बना रखे थे कि हमने विदेशी माल को अपनी मार्केट में आने ही नहीं देना है। तो यूरोपियन कंट्रीज ने आपस में व्यापार से संबंधित बहुत कड़े नियम बना रखे थे, तो इनको यूरोप में तो मंडियां मिलती नहीं थी ज़्यादा, ठीक है, और अपने देश में कितना अगर बेच लेंगे उससे फायदा भी नहीं होगा, तो इसलिए ये लोग क्या करते थे, इन उपनिवेशों में अपनी मंडियां ढूंढते थे जाके। ठीक है, तो एक तो ये मंडियां और ये कच्चा माल, ये भी इंपेरियलिज्म मतलब लाने के लिए, साम्राज्यवादी लाने का एक बहुत ही बड़ा रीजन था। उसके बाद अगला जो कारण बनना था वो था, वैसे साफ अच्छे से हम कॉजेस की बात करें, अगला था तीसरा जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या अब जैसे ही औद्योगिक क्रांति होती है 18वीं और 19वीं शताब्दी में, तो इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इस तरह की ये जो कंट्रीज थी यूरोपियन कंट्रीज, इसमें बहुत ज्यादा जनसंख्या वृद्धि होने लगी, जनसंख्या जो है वो ज्यादा एकदम बढ़ने लगी जैसे ही औद्योगिक क्रांति आई। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति से आने से क्या हुआ, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ने लगी। अब जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो देश के सामने जो है एक समस्या आएगी कि लोगों को रोजगार कहाँ से दिया जाए, क्योंकि ज्यादा लोग बढ़ेंगे तो रोजगार की समस्या तो आएगी, फिर उसके बाद खाने पीने की समस्या आएगी, रहने की समस्या आएगी। तो इन देशों के सामने जैसे ही जनसंख्या बढ़ी है, कई तरह की समस्याएं इनके सामने आने लगी, तो इन्होंने सोचा कि इस समस्या से निपटने के लिए इन्होंने एक तरीका निकाला, वो ये था कि अपनी जनसंख्या में से आधे लोगों को जो है उपनिवेशों में जाके बसा दिया जाए। ठीक है, यानी जिन कंट्रीज को आप अपने नियंत्रण में ले रहे हो उन कंट्रीज में जाकर आधी जनसंख्या को जो है वो बसा दिया जाए, वहाँ भेज दिया जाए। और वहाँ भेजने के लिए मतलब था कि आप उनको किसी तरह का कोई पद दे दो, उनको कोई प्रशासनिक पद दे दो जिस जनसंख्या को आप भेज रहे हो, या फिर उनको सेना में भेज दो, ठीक है, सैनिक बना दो, या फिर कोई प्रशासनिक पद दे दो। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ अभी। ठीक है, या फिर वो लोग हैं उनको वहाँ पर उद्योग स्थापित करने की जो है वो एक प्रकार से आज्ञा दे दो, वो उद्योग वगैरह स्थापित कर लें। तो इन्होंने
इन्होंने यही तरीका निकाला जनसंख्या वृद्धि के लिए कि आधे लोगों को उपनिवेशों में जाके बसा दिया जाए। अब जैसे हम भारतवासी हैं, हमें अच्छे से पता है कि ये अंग्रेज लोग क्या करते थे कि किसी भी उपनिवेश में जाते थे, मतलब मीन्स तो से मान लो किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, वहाँ पहले उन कंट्रीज के साथ में बहुत प्यार से रहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें व्यापार करने का ये परमिट दे दो, ये सब करके फिर धीरे धीरे व्यापार बढ़ाते जाते फिर उस देश पर नियंत्रण कर लेते थे। यानी मीन्स तो से वही बात होगी कि हमने तो उंगली पकड़ाई, तुमने तो हाथ पकड़ लिया। तो ये उस चीज को फॉलो करते थे, जैसे कि भारत में उन्होंने यही किया। पहले भारत में आए, हमारे राजाओं से बहुत रिक्वेस्ट करके ये और वो करके उन्होंने व्यापार करने की आज्ञा ले ली, फिर धीरे धीरे व्यापार को बढ़ाते गए और सारे देश पे अपना कब्जा कर लिया। ठीक है, तो वैसे ये क्या करते थे, उसके बाद अपनी इंग्लैंड में प्राप्त, तो इंग्लैंड के आधे लोग तो इधर ही आके बस गए थे, कंपनी वाले कितने ज्यादा लोग थे, सेना उनकी हजारों भारत में बसी हुई थी, प्रशासनिक पदों पर सिर्फ इंग्लैंड के ही लोग थे। ठीक है, उद्योग जो बड़े बड़े स्थापित कर रहे थे वो भी इंग्लैंड की ही कंपनियों ने स्थापित किए हुए थे। तो यही इनका मकसद होता था कि उपनिवेशों में आधी जनसंख्या को भेज दो, या फिर इनको किस तरह का कोई प्रशासनिक सैनिक पद दे दो या उद्योग स्थापित करने के लिए दे दो। तो यही इन्होंने भारत में किया। ठीक है, तो ये वाली चीज थी कि जब इनको ये चीज माइंड में आने लगी कि जनसंख्या वृद्धि को कैसे कंट्रोल में किया जाए, समस्या से कैसे मतलब बाहर निकला जाए, इन्होंने ये तरीका अपनाया। तो ये भी के कारण में ही एक आ जाता है। ठीक है, इंपीरियलिज्म, क्योंकि इससे भी जो साम्राज्यवाद था, इंपीरियलिज्म की नीति थी, वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ने लगी। उसके बाद अगला कारण था सभ्यता का। सभ्यता, अब जैसे ही औद्योगिक क्रांति आई यूरोप में, औद्योगिक क्रांति के बाद आपको पता है कि औद्योगिकरण आया, तो यूरोप में बहुत ज्यादा, यूरोपियन कंट्रीज के पास में बहुत ज्यादा जो है वो धन आ गया, संपत्ति आ गई, बहुत अमीर हो गए। उसके बाद ये जो यूरोपीय लोग थे वो ये पहले से भी या फिर अमीर होने के बाद ज्यादा अपने आप को जो है वो सभ्य मानने लगे, उच्च वर्ग का मानने लगे कि भी हमें ही पूरा अच्छे से ज्ञान है, हम ही सभ्य लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, उच्च वर्ग के हैं, हम पवित्र लोग हैं। इस तरह की चीजें इन लोगों के माइंड में आने लगी यूरोपियन। और ये फिर ये कहते हैं कि जो अविकसित कंट्रीज हैं, ठीक है, अविकसित जो देश हैं, उनके लोगों को ये लोग जो थे वो असभ्य मानने लगे। क्योंकि असभ्य इसलिए क्योंकि आपको पता है कि अविकसित देशों में शिक्षा का ज्यादा कोई स्कोप होता नहीं, इतना पैसा ही नहीं कि शैक्षणिक संस्थान अच्छे से खोले जाएं, शिक्षा के क्षेत्र में डेवलपमेंट किया जाए, इसलिए अनपढ़ लोगों को ये लोग असभ्य कहते थे, मतलब जानवर की तरह ट्रीट करते थे। जैसे अभी इंग्लैंड वालों ने भारतीयों के साथ भी ऐसे ही किया, ये भारतीयों को कहते थे कि भारत के लोग असभ्य हैं, मतलब इनको मतलब एक बार कैसे कहते हैं जंगली है, इनको किसी तरह का कोई नॉलेज नहीं, क्योंकि भारतीय जनसंख्या में भी बहुत ही कम लोग थे जो पढ़े लिखे थे, मोस्ट ऑफ लोग अनपढ़ ही थे, क्योंकि शिक्षा का इतना डेवलपमेंट हमारे राजाओं ने किया नहीं। तो ये यही करते थे, कहते कि जो अविकसित देश है वहाँ असभ्य लोग रहते हैं, तो कहते कि हमारी जिम्मेदारी है, ये हम सभ्य लोग हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि इन असभ्य लोगों को जो है सभ्य बनाया जाए। इसलिए इन्होंने ऐसा सोचा कि जहाँ जहाँ ये अविकसित देश है उनमें जाओ और उन लोगों के उसमें बीच में रहकर उनको सभ्य बनाओ, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक तरह से इन्होंने ये बोला कि हमने ठेका ले रखा है लोगों को सभ्य बनाने का। तो इन्होंने इस चीज को ऐसे करके ज्यादा उपनिवेश बनाने शुरू कर दिए और साम्राज्यवाद को बढ़ाना शुरू कर दिया कि हम तो इस देश को सभ्य बनाने के लिए आए हैं, ये कहकर उसको उपनिवेश बनाते गए। तो ये जो इनकी थिंकिंग थी, इसने भी साम्राज्यवाद को और ज्यादा बढ़ाया। जैसे एशिया, अफ्रीका, अगर अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में तो बहुत ही बुरा हाल था, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा पिछड़ा हुआ था। तो इसलिए इन्होंने सोचा कि ऐसी कंट्रीज इनको जाकर जो है सभ्य बनाना है हमने, इसलिए हम इनको अपना उपनिवेश बना रहे हैं। तो इस वजह से साम्राज्यवाद और ज्यादा इनकी सोच से जो है वो बढ़ने लगा। ठीक है, एक ये भी मेन कारण था इसमें साम्राज्यवाद के बढ़ने का या फिर आने का। उसके बाद है अतिरिक्त पूंजी। अतिरिक्त पूंजी मींस टू से एक्स्ट्रा ज्यादा पैसा हो गया था, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि यूरोप में औद्योगिक क्रांति आई, औद्योगिक क्रांति से बहुत ज्यादा पैसा आया इन कंट्रीज के पास में, क्योंकि औद्योगिक क्रांति से उन्होंने वही किया कि कच्चा माल तो उपनिवेशों से मंगा रहे हैं, तैयार माल उन देशों में बहुत ही महंगी ऊंची ऊंची कीमतों पे बेच रहे हैं, इससे पैसा भरमार इन लोगों के पास में है, बहुत ज्यादा जो है इनके पास में धन इकट्ठा हो गया और ये यूरोपियन कंट्रीज बहुत ज्यादा अमीर होती चलेगी। तो वहाँ के जो लोग थे उनके पास इतना ज्यादा धन, इतना ज्यादा पैसा आ गया कि वो खुद कंफ्यूज कि इतने पैसे को कहाँ खर्च करें, कहाँ लगाएं।
खाने पीने पे, पहनने ओढ़ने पे, घर बनाने पे कितना क्या खर्च कर देते, पैसा ही बहुत ज्यादा आया औद्योगिक क्रांति से इन कंट्रीज में। इन्होंने उपनिवेशों को फुल लूटा और खुद अमीर होते गए, उपनिवेशों को मतलब ऐसा है कि मिट्टी बना दिया, खुद सोना चांदी सब ले गए, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो गया, धन इनके पास धन से धन हो गया। अब ये लोग यहाँ के सोचने लगे कि एक्स्ट्रा पैसा किधर लगाएं, बैंकों में ये लोग जमा नहीं करवाना चाहते थे यहाँ के लोग, क्योंकि बैंकों में जमा कराने से ये नुकसान था कि ऋण बहुत ही सॉरी ब्याज जो था, ब्याज बहुत ही कम मिलता था इनको बैंकों से। तो उन्होंने कहा कोई फायदा तो है नहीं, जब ब्याज ही थोड़ा बहुत ही मिल रहा था। उन्होंने सोचा पैसे को कहाँ लगाया जाए। इन्होंने सोचा कि पैसों को फिर क्यों ना उद्योग लगाने में इस्तेमाल किया जाए। और अपने देश में कितने उद्योग लगाएंगे, अपने देश तो इनके पहले से ही औद्योगिक क्रांति की वजह से उद्योगों से भरे पड़े थे, पूरा उद्योगों का विकास अच्छे से डेवलपमेंट हो चुका था। तो अपने देशों में उद्योग लगाने का स्कोप है नहीं, तो इसलिए इन्होंने सोचा कि दूसरे देशों में जाएं, वहाँ उद्योग लगाए, फैक्ट्री लगाए और ज़्यादा पैसा जो है वो खर्च करें, इस पैसे को उस काम में लगाए। तो ये जो थिंकिंग थी, ये जो एक्स्ट्रा पैसा था, इसकी वजह से भी और देशों को जो है वो अपना उपनिवेश बनाया और साम्राज्यवाद जो था उसको और ज़्यादा बढ़ावा मिला, ठीक है। उसके बाद है अगला कारण है यातायात के साधन। आपको पता है यातायात और संचार। अब यूरोपीय क्रांति जब औद्योगिकरण हुआ तो इसका मतलब है कि नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई मशीनें जो हैं वो यहाँ पर आई। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति जो है वो इंग्लैंड में आई, वहाँ तरह तरह की जो है वो मशीनें बनी, हथियार भी बने, रेल बनी, मतलब ठीक है भाप से चलने वाले जहाज वगैरह बने, तो तार वगैरह जिसे संदेश भेजते थे। तो इनके पास यातायात और संचार को लेकर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट जो होने लगी कि औद्योगिक क्रांति इधर पहले आई, तो टेक्नोलॉजी, नई मशीनरी, ये रेल, जहाज, सब चीज़ें डेवलप करने लग पड़े। तो जब इनको लगा कि हमारे पास जो यातायात के साधन भी अच्छे हैं, संचार के साधन भी अच्छे हैं, तो क्यों ना दूसरे देशों में जाकर अपने उद्योग लगाया जाए और अपने देश को जो है ज़्यादा विकसित किया जाए। तो ये जो टेक्नोलॉजी में विकास हुआ, इससे भी जो है वो इंपीरियलिज्म को बढ़ावा मिला, ठीक है। अगर ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं होती तो ज़्यादा देशों तक अपनी पहुंच नहीं बना पाते, तो वहाँ नियंत्रण भी तो करना था ना। जिस देश को उपनिवेश बनाया है वो तो नियंत्रण भी तो बना के रखना है, तो संचार के साधन भी अच्छी खासे तो नियंत्रण आसानी से बनाया जा सकता था, ठीक है। तो ये वजह थी ज़्यादा उपनिवेश बनाने की, और ज़्यादा उपनिवेश से साम्राज्यवाद को ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा था, ठीक है। उसके बाद हम लास्ट पॉइंट में बात करेंगे इसमें कॉजेज में, वो था अविकसित देश या देशों का पिछड़ापन। 7 पॉइंट है पिछड़ापन ये था कि जो जैसे जो कंट्रीज थी कि जिनको इन्होंने उपनिवेश बनाया, मीन जैसे एशिया की कंट्रीज हो गई या फिर अफ्रीका की कंट्रीज हो गई, ये जो कंट्रीज थी बहुत ही मतलब अविकसित थी। यहाँ पर कोई साधन नहीं थे ढंग के, ठीक है, शिक्षा नहीं थी इन लोगों के पास में, हथियार भी इन लोगों के पास में कोई अच्छे नहीं थे, क्योंकि पैसा ही नहीं था वो डेवलप करने के लिए, वो टेक्निक ही नहीं थी, वो मशीनरी नहीं थी जो यूरोपीय कंट्रीज के पास में थी। शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए थे, हथियार वगैरह डेवलप ये सब उनके पास में नहीं था, और उनके पास राजनीतिक एकता भी जो है वो नहीं थी, एकता की भी कमी थी लोग ऐसी कंट्रीज में। तो इस चीज का फायदा उठाया इन्होंने यूरोपियन कंट्रीज। उनको पता था कि पढ़े लिखे तो है नहीं, इनको चालबाजियाँ ये जो इंग्लैंड वाले खेलते थे वो समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। और हथियार वगैरह का इनका ये था कि मशीनरी नहीं है, टेक्नोलॉजी का कोई नॉलेज नहीं है, तो हमारे खिलाफ ही ये लोग खड़े नहीं हो पाएंगे, तो हम इन पर नियंत्रण भी अच्छे से कर सकते हैं, इनको हम गुलाम अच्छे से बना सकते हैं। एकता इन लोगों में है नहीं, तो कैसे भी एक दूसरे के खिलाफ भड़का दो इनको, जैसे कि इंडिया में इन्होंने किया। तो ये बहुत सारे तकनीक अपनाकर इन्होंने उपनिवेश बनाए और साम्राज्यवाद को और ज़्यादा इन्होंने बढ़ावा दिया। तो यूरोपियन कंट्रीज ने इस इंपीरियलिज्म को जितना लेवल तक बढ़ाया, बहुत हद तक इन्होंने बढ़ाया कि 200, 300 साल देशों को जो अपने उपनिवेश बना के रखा, ठीक है। तो ये मुख्य कारण थे कि जिससे इंपीरियलिज्म को ज़्यादा बढ़ावा मिला, साम्राज्यवाद बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे फैलने लगा। उसमें था यूरोप का ही कंट्रीब्यूशन था, यूरोप की जो इंग्लैंड है, फ्रांस है, स्पेन है, जर्मनी है, रूस है, इस तरह की जो कंट्रीज थी, इन्होंने इंपीरियलिज्म को बहुत ऊंचे लेवल तक
पहुंचा दिया था। ठीक है, जैसे नेपोलियन था जिसने फ्रांस का वो सम्राट बना था, उसने इंपेरियलिज्म को जिस लेवल तक बढ़ाया उससे और ऊपर चले गए, और उन्होंने पूरे आर्थिक हित जो है अपने साधे, खुद मजबूत बनते चले गए और अपने उपनिवेश जिन कंट्रीज को उन्होंने बनाया उनको कमजोर से कमजोर करते गए। ठीक है, तो ये हमने कुछ कारण डिस्कस किए। अब हम लोग बात करेंगे कि न्यू इंपेरियलिज्म की क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, मतलब क्या महत्व है और क्या उसके नुकसान हैं, वो बात जो है वो अगली वीडियो में करेंगे। आज मैंने आपको इसका एक इंट्रोडक्शन दिया और आपको कॉजेज बताए कि न्यू इंपेरियलिज्म यानी नए नव साम्राज्यवाद के क्या कारण थे, क्यों आया वो। ठीक है, तो अगली वीडियो में बाकी बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।